नमस्कार। जश्न हिंद के फेसबुक पेज से मैं ममता किरण आप सबका स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है डॉक्टर मृदुला सतीश टंडन। डॉक्टर मृदुला सतीश टंडन डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं और साक्षी संस्था के माध्यम से सामाजिक कार्य दशकों से करती आ रही हैं और झुग्गी बस्तियों के जो बच्चे हैं उन तक शिक्षा कैसे पहुंचे, वहाँ की जो लड़कियां और जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक हों, कैसे वो अपने पैरों पर खड़ी हों। और इधर ये जो कोविड का ये जो काल चला, इस महामारी में भी डॉक्टर मृदुला सतीश टंडन जी ने सैकड़ों मजदूरों को दिल्ली से उनके गांव पहुंचाया और न सिर्फ गांव पहुंचाया बल्कि वहां पर भी उनके भोजन की व्यवस्था किस तरह से हो इसका भी ध्यान रखा। दूसरी तरफ जश्न हिंद के माध्यम से साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन लगातार हो रहे हैं और ऐसे उत्कृष्ट आयोजन हो रहे हैं जिनसे कहीं न कहीं हम सबको एक प्रेरणा मिलती है और हमारा जो मानसिक स्तर होता है, हमारी जो चेतना का स्तर होता है, वो जिस स्तर पर हम बैठे होते हैं और जब प्रोग्राम से देखने के बाद जब उठते हैं तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारा जो स्तर है, हमारी जो मानसिक चेतना का जो स्तर है वो कहीं ऊंचा उठ गया है। तो मैं मृदुला सतीश टंडन जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी वो पर्दे के पीछे हैं लेकिन मैं उनको यहाँ पर अभी बुलाऊंगी और ये भी बात मैं कहना चाहती हूँ कि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर ही काम करती हैं और तभी उनका काम आगे-आगे बोलता है। आज भी उनका एक साक्षात्कार चल रहा था अच्छाकाम.com में और जो कहीं न कहीं उनको जब हम सुनते हैं, उनका जब हम काम देखें तो हम सबको भी एक बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम इस समाज से जो कुछ ले रहे हैं तो उसे लौटाना भी हमारा दायित्व है। तो आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात करते हैं जो हम सब के जाने-माने हैं। यूँ तो वे वर्षों लोकसभा के पर्दे पर आते रहे हैं, लेकिन जब संघ लोक सेवा आयोग से चयनित होकर उच्च पद पर दूरदर्शन के आसीन हुए, तो उन्होंने पर्दे के पीछे ही रहना मुनासिब समझा अपनी नैतिकता के चलते। लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है भगत सिंह पर, चंद्रशेखर आज़ाद पर, क्रांतिकारियों पर। उनकी 70 से अधिक पुस्तकें हैं, 4000 से अधिक उनके जो लेख हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। 2000 लगभग जो लघु फ़िल्में हैं, वृत्तचित्र हैं, उनका उन्होंने निर्माण किया है। तो आइए आज मिलते हैं ऐसे ही व्यक्तित्व से, मीडिया कर्मी, जाने-माने लेखक और हमारे जो डॉक्टर राजशेखर व्यास जी हैं, उनसे आज हम मुलाकात करते हैं। डॉक्टर मृदुला सतीश टंडन जी, जी नमस्कार राजशेखर व्यास जी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस आपकी शुभकामनाएं और आपका स्नेह मुझे यहाँ ठेस लाया। जी, जी, तो बहुत शुक्रिया आपका पहले ही कर देती हूँ कि आप आज यहाँ पर आए हैं और आप जो है वो महाकाल की नगरी उज्जैन और उस उज्जैन नगरी के जो राजा थे, महान राजा विक्रमादित्य और जो कि गौरवशाली इतिहास है उस नगरी का और उस नगरी से महान ज्योतिषाचार्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषाचार्य, साहित्यकार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित सूर्य नारायण व्यास जी के आप पुत्र हैं और कितने गौरव की बात है ये। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही करती हूँ कि आप तक आए लेकिन आप पहले हमें जितने भी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, आप पहले हमें उनके बारे में कुछ बताएं, उस महान शख्सियत के बारे में जिस कहीं न कहीं हम सबको प्रेरणा मिले। धन्यवाद ममता जी। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे पिता बहुत कम मिले और पंडित जी बहुत मिले और ये वाक्य बहुत मशहूर हो गया कि एक ही बात को मैं कैसे कह रहा हूँ। असल में सचमुच में बहुत छोटा था, कुल 14 बरस का, तो 1976 में वो स्वर्गारोहण कर गए, ये दुनिया छोड़ गए थे।
लेकिन उन पर काम करते हुए मैंने उनको जो खोजा पाया, तो मैंने, हालांकि जैसे भगत सिंह पर मेरा सबसे ज्यादा काम है, सुभाष बाबू पर है, पांडे बेचन शर्मा उग्र पर है, प्रोफेसर रमाशंकर शुक्ल हृदय पर है, भगवत शरण उपाध्याय पर है और प्रभाष जोशी तक पर है। लेकिन सूर्यनारायण व्यास को मैंने 1 साल छुआ 2002 में। उनकी अगर वो होते तो 100 बरस के होते। अपने युग का इतना बड़ा जीनियस, इतना असाधारण प्रतिभा संपन्न कि मैं आज भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर सकता हूँ कि मैं उनके चरणों की धूल के 1000वें कण के 1000वें हिस्से की सुई की नोक बराबर भी नहीं, न हो पाऊंगा। वो इसलिए नहीं कि वे कोई पद्म भूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास थे। एक अकेले आदमी के बारे में सिर्फ 2 क्षण बताऊं तो आप चौंक जाएगी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी ऑफ उज्जैन। विक्रम विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया, जैसे मालवीय जी महाराज ने काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। अखिल भारतीय कालिदास समारोह उन्होंने शुरू किया, जो आज भी हिंदुस्तान का नहीं अंतर्राष्ट्रीय समारोह है। कालिदास अकेडमी उन्होंने बनाई, विक्रम कीर्ति मंदिर उन्होंने बनाया, सिंधिया रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया। एक व्यास युग का निर्माण कर दिया एक आदमी ने अपने पूरे जीवन काल में, किसी पद पर रहित, कोई पद पर रहे बिना। आजादी की लड़ाई के बहुत बड़े योद्धा थे, वे क्रांतिकारी थे, पत्रकार थे, विक्रम पत्र के संपादक थे। बहुत कम लोग इस पत्र का नई पीढ़ी को नाम भी नहीं मालूम होगा। जैसे गणेश का प्रताप मशहूर है, ऐसे विक्रम पत्र उन्होंने निकाला। फीचर फिल्में बनाई 2-2, विक्रमादित्य और कवि कालिदास। अच्छा, हाँ, और अच्छा। दोनों सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली की है। ये फील्ड में आने के लिए जिन्स कहीं से कहीं साथ होंगे। देखिए कि जो आदमी ने विक्रमादित्य 1942 में पृथ्वीराज को लेकर बनेंगे, पृथ्वीराज, रत्नमाला, बाबूराव पेंढारकर, गोल्डन जुबली। और 1956 में उन्होंने बनाई कवि कालिदास, जो अवेलेबल है यूट्यूब पर। कलर फीचर फिल्म बनाने के लिए, उस समय गाने के लिए पेरिस गए हो, कलर करा के लाया आषाढ़ के पहले बादल, गीता दत्त के मनाने के सॉन्ग है। उस आदमी ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी जीवन के अंत में दान करके कालिदास स्मृति मंदिर, जो आज कालिदास एकेडमी नाम से खड़ी है, वह बनाई। और जीवन भर इस उज्जैनी को तो दिया ही दिया, राष्ट्र को बहुत दिया। वे एक साथ अनेक रूप में विख्यात हैं। ज्योतिष के महानतम सूर्य कहलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, इस देश की आजादी का मुहूर्त उनका निकाला हुआ है। जी जी जी, ये मैं पढ़ रही थी तो हत्या होगी ये उन्होंने 1924 में लिख दिया, बापू मरेंगे नहीं मारे जाएंगे। जी। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को 35 में पत्र लिखा कि तुम भारत के पहले राष्ट्रपति बन रहे हो, और बनने के बाद राजेंद्र बाबू ने जो स्वीकारा है, वह पत्र भी दुनिया भर की किताबों में अब मैं दे चुका हूँ। उसकी पंक्ति सुनने लायक है। राजेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं, अक्षरशः मुझे याद है, 4 ही पंक्ति का पत्र है। राजेंद्र बाबू लिख रहे हैं, प्रिय व्यासी, सादर चरण स्पर्श, आपने बहुत पहले मुझे कहा था कि एक दिन मैं भारत का राष्ट्रपति बनूंगा। यह सच है, पर यह तो खैर शास्त्र की बात थी। आपने जो कहा था वो घटा, पर वह तो खैर शास्त्र की बात थी। इसके अलावा विप्र वचन किमी हो ही असाचा। कितनी विनम्रता से एक विदग्ध राष्ट्रपति भारत का पहला यह स्वीकार करता है कि आप जैसे महापुरुष के वचन थे, तुलसी के शब्दों में, तो वो कैसे गलत हो जाते। तो उन्होंने जवाहरलाल को लिख दिया था 1937 में, फ्रंट पेज टाइम्स ऑफ इंडिया की लीडिंग न्यूज है, जवाहर बिकेम द लेनिन एंड डी विलियर ऑफ इंडिया। 10 साल राज करेगा, 1947 टू 57 था उनका, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा उनका पतन कैसे होगा। ये सब तो ज्योतिष के तो असाधारण युग के, अपने युग के खगोलवेत्ता थे, पत्रकार थे, संपादक थे, लेखक थे, इतिहासकार थे। विक्रम और कालिदास पे उनका बहुत काम है, कई ग्रंथ लाया हूं मैं। और पुरातत्ववेत्ता थे, वो क्रांतिकारी तो थे ही थे। भगत सिंह आजाद सुभाष के साथियों में थे, वो गर्म दल के थे, लेकिन बाद में बापू के भी बहुत संपर्क में आए और बापू के बहुत पत्र व्यवहार है उनके साथ, फिर हिंदी के बड़े लेखकों में है। तो यात्रा संस्मरण में माइलस्टोन माने जाते हैं उनकी कृति है सागर प्रवास, हिंदी की पहली यात्रा साहित्य कृति। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन का गुमक्कड़ शास्त्र और भगवत शरण उपाध्याय के ग्रंथ आते हैं। क्या बात है। उस व्यक्ति की कितनी बात करें, वो सब छोटी होगी। एक युग खत्म हो जाता है, इतना काम किया उस आदमी ने। शास्त्री जी को भी उन्होंने जो है ना पहले से ही बता दिया था कि वो किस्सा बड़ा मजेदार है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बता दिया था बहुत पहले, लेकिन लाल बहादुर जी से कहा था बहुत अल्पकाल का समय रहेगा। तो वो ताशकंद जाने लगे तो पिताजी ने हिंदी हिंदुस्तान को, उनको सीधे नहीं, हिंदी हिंदुस्तान के एडिटर पंडित जी के ही बनाए हुए थे, पंडित रतनलाल जोशी, वो भी पद्म भूषण थे। उनको पत्र लिखा कि फ्रंट पे छापो कि शास्त्री ताशकंद से लौटेंगे नहीं। तो इस पर जोशी जी ने कहा मैं डर गया, क्योंकि व्यास जी की कभी कोई भविष्यवाणी असत्य होती ही नहीं थी। उनका पूर्ण आतंक था, उनकी हर भविष्यवाणी सत्य होती है।
तो हमने शास्त्री जी को कहा, तो शास्त्री जी ने कहा अरे वो बहुत स्नेह करते हैं इसलिए थोड़ा मेरा स्वास्थ्य देख के घबरा रहे होंगे। पर बापू जी जोशी जी कहते हैं कि मैं डर के मारे भविष्यवाणी छापी नहीं कि ये छापना कहीं कहीं खतरा ना हो जाए, तो बच के आए तो कहीं कि तुम कैसी बातें करते थे, वो डरा रहे थे। लेकिन जब वो लौट के नहीं आए तो इन्होंने दूसरे दिन छापी है कि ये पत्र हमें 7 दिन पहले ही मिल गया था। ऐसे चीन भारत करने जा रहा है, ये उन्होंने जवाहरलाल जी को सन 60 में लिख दिया था कि 62 में इस तारीख को चीन का आक्रमण होगा, और ये तक लिख दिया। मनोज जोशी ने यूट्यूब पे कहा है, पंडित जी की डाक टिकट में अटल जी ने भी कहा है, तारीख लिख दी थी कि इस तारीख को चीन वापस लौटेगा। उसी तारीख पे आक्रमण हुआ और उसी तारीख को फौज की सेना लौटी। क्या बात। तो असाधारण मनुष्य थे वो। उनको मुझे लगता है भगवान महाकाल बड़े गणेश की वाक सिद्धि थी। तपस्वी पुरुष थे, योगी आदमी थे, जीवन भर ईमानदार और सत्य का जीवन जिया उन्होंने, कष्टों का जीवन दिया लेकिन राष्ट्र को दिया ही दिया। बिल्कुल। और ये भी है कि वो दोनों हाथों से लिखते थे, एक हाथ से व्याकरण लिखते थे तो एक हाथ से ज्योतिष लिखते थे। हाँ, वो उनके दादाजी को भी ये विद्या याद थी और उन्हें भी थी, और अब मेरे बेटे में भी आ गई, छोटे वाले में। ये भी लेफ्टी भी है और राइटी भी है, ये बाएं से भी लिखता है, दाएं से भी। लेकिन पंडित जी तो बाएं दाएं करना तो कोई भी जादू कर लेगा, मैं भी प्रयास अभ्यास करे, आप भी कर लो। नहीं, वो जो करते थे वो बात असाधारण है। वो एक हाथ से ज्योतिष का काम करते और दूसरे हाथ से व्याकरण का या कोई और मस्तिष्क को कैसे दो भागों में बांटते कि दोनों हाथ काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब कितना अद्भुत है कि आप दोनों हाथों से और दो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं तो ममता जी अपन अभ्यास कर ले भाभी तो हो जाएगा। लेकिन बाएं हाथ से दूसरे विषय पे काम हो रहा है और दाएं हाथ से दूसरे विषय पर, ये तो मस्तिष्क को दो भागों में बांटने वाली बात हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनके पिताजी को भी थे, उनके पिता तो योगी थे, बड़े गणेश का मंदिर उनका निर्माण किया उज्जैन में है, वहां भी उनकी प्रतिमा है। वो तो बहुत बड़े महापुरुष थे। उन्होंने तिलक मदन मोहन मालवीय को ज्योतिष पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाई, व्याकरण पढ़ाया। उनके 7,000 विद्यार्थी थे। भारत में पंचांग निर्माण सिर्फ नारायण जी महाराज को याद था। सिद्धांत वागीश, महामहोपाध्याय, लोकमान्य तिलक उन्हें रिसीव करने आते थे। मालवीय जी महाराज बनारस से उनके दर्शन हेतु आते थे। वो जब प्रतिमा के रूप में बदल गए, दादाजी का देहावसान हुआ हमारे ग्रैंडफादर का, तो वहां बैठ के रोते रहे मालवीय जी महाराज की। जीवन भर मैंने उनको जीवंत देखा, अब सिर्फ प्रतिमा में देख रहा हूँ, अब मैं भी लौट कर नहीं आऊंगा। फिर वो आखिरी बार आए। ये महामना मालवीय हमारे घर 2 बार आए हैं भारतीय भवन। अच्छा। मालवीय जी महाराज मालवा के ही थे वो। किसी ने पंडित जी में भाषण देते हुए कहा, बहुत सुंदर बात, कि व्यास जी जो है उन्होंने विक्रम यूनिवर्सिटी दी, तो एक बनारस के कमलेश दत्त त्रिपाठी बहुत बड़े विद्वान ने कहा भाषण में कि ये काशी का कर्जा है उज्जैनी पर, क्या कि काशी से आप लोग आए, सांदीपनी वंश काशी में था, हम महर्षि सांदीपनी के परिवार से, जो भगवान कृष्ण बलराम को पढ़ाने वाला है। तो कमलेश दत्त जी बोले कि ये काशी का कर्जा उज्जैन पे। तो मैंने कहा हमने मालवीय जी महाराज को भेज के वो कर्जा चुका दिया, वो मालवा से गए थे। जी। तो सच में मतलब ऐसे व्यक्तित्व से जो मतलब हमारे जितने, हमने तो खैर जाना उनको, लेकिन जो और जितने भी सुनने वाले यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन्होंने भी जाना उस महान शख्सियत के बारे में। और अब आपकी तरफ आते हैं, आपने भगत सिंह पर जानकारी दे दूं, जो लोग बहुत अब इनके बारे में सुनना चाहेंगे रोचक, तो यूट्यूब पर उनके ऊपर खूब फिल्में दूरदर्शन ने बनाई, स्वाभिमान के सूर्य नाम से। अच्छा। हाँ, 11 पार्ट में अवेलेबल है, स्वाभिमान के सूर्य। क्या बात है, क्या बिहारी वाजपेयी जी उसमें एंकरिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम पेश किया अटल जी ने, प्राइम मिनिस्टर होते थे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुमन जी, बालिका वसुंधरा, बहुत बड़े बड़े लोग, काफी साहित्यकार भी उसी जी। तो आज की जो पीढ़ी है और वो उसको जरूर इस सीरीज को देखना चाहिए और जानना चाहिए। अब मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपने भगत सिंह पर बहुत काम किया है, और तो जो जहन में सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये कि आपका रुझान भगत सिंह की तरफ इस तरह से कैसे हुआ? देखिए, मैंने पहले इशारे में एक बात कह दी आपको कि घर में एक आदमी क्रांतिकारी था जहाँ पैदा हो गए। नहीं, पर भगत सिंह से ही आप इतना जो आपका जुड़ाव रहा वो। आपके घर में पढ़ने को क्या मिलेगा बचपन में, जब बच्चे गर्मी की छुट्टी में पढ़ते नंदन चंपक पराग, धर्मयुग साथ हिंदुस्तान, लेकिन किताबों में मुझे मिलती थी यशपाल का सीमावलोकन, शिव वर्मा की संस्मृतियां, क्रांतिकारियों के किस्से पढ़ के मैं रोमांचित होता था, वो सच्चे किस्से। लेकिन मुझे डर लगने लगा बचपन में ममता जी कि मैंने अभी मैं और मेरी पसंद में लिखा है कि एक दिन
में जीवन में किन से क्यों जुड़ा, क्योंकि सब साथ छोड़ जाते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, दिन सब छोड़ जाएगा, देह भी, लेकिन ये पुस्तकें कभी साथ नहीं छोड़ती, दुख में, सुख में, हर में। तो मैं भारतीय भवन के जब सारे साहित्य से गुजरा तो उसमें क्रांतिकारी साहित्य ने मुझे बहुत आनंदित किया। आजाद के किस्से, आजाद की सच्चे ग्रंथ मेरे पास, एक बलिदान करके, उनके अंतरंग मित्र नंद किशोर निगम ने लिखा, किसी के पास नहीं है। और आजाद के गद्दार साथी मैंने पढ़ा, तो मैं चौंका कि एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में मोतीलाल नेहरू को कहना पड़ा ऑफिशियली, यू हैव टू चूज बिटवीन गांधी एंड बलराज। ब्रिटिश पार्लियामेंट में दहाड़ते हुए कहा था मोतीलाल ने कि गांधी चुन लो या बलराज। बलराज आजाद का दूसरा नाम था, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी के कमांडर इन चीफ। तो बड़ा आनंद आता था इनको पढ़ के, रोमांच खड़े हो जाते थे। अभी जैसे बात कर रहा हूँ, जिक्र किया आजाद का, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप बता रहे हैं तो आजाद और भगत सिंह आप पढ़ रहे हैं तो अजीब अजीब बातें फिर लगती कि आजाद मरा होगा तो भगत सिंह पे क्या बीती होगी। बच्चा हूँ, अजीब अजीब बात सोचता था, 9 साल का, भगत सिंह के फांसी हो गई तो आजाद पे क्या गुजरी होगी। और मुझे रहस्य खोजने पड़े बहुत सारे, तिलस्म में मैं घुसा, और फिर दो एक मन में एक रोना आया कि अरे ये क्रांति का इतिहास तो जिंदा क्रांतिकारी लिख रहे हैं, फिर ये चले जाएंगे तो कौन लिखेगा। तो जब मैं दिल्ली आया तो सबसे पहले मनमथनाथ गुप्त से मिला, जो आजाद को दल में लाए थे, D14 निजामुद्दीन में रहते थे। मैंने वहां घंटी बजाई, कौन है, मैंने कहा मैं आपके दर्शनों को आया। हमारे यहाँ उज्जैन में ऐसा ही बोलते हैं, दर्शन को आए, मिलने आए नहीं बोलते। दर्शन संस्कृत शब्द है, तो कहते हैं, मैंने कहा दर्शनों को आया। हमारे दर्शन को यहाँ कोई नहीं आता, सब इंदिरा जी के दर्शन करते करके उन्होंने डांट के फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, कुंठित थे वो। आजाद को दल में लाए थे, आप सोचिए, और जिंदा था D14 निजामुद्दीन में, मनमथनाथ गुप्त। मैं अपनी भगत सिंह की किताब जब लिख ली थी तब की बात बता रहा हूँ, वो क्यों लिखी वो तो फिर मैंने घंटी बजाई, मैंने कहा मैं आप ही के दर्शन को आया हूँ, आप क्रांतिकारी हैं। आजाद भगत सिंह बोले कोई क्रांतिकारी नहीं, मर गया मनमथनाथ। फिर उन्होंने गेट बंद कर दिया। फिर घंटी बजाई, मैं पंडित सूर्य नारायण व्यास का बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा अरे पहले क्यों नहीं बताया, गले लगा फिर मुझे बैठाया, फिर पूरे किस्से सुनाया कि अरे वो तो हमारे क्रांतिकारी साथी थे, हमारे गुरु थे, हमारे सबसे बड़े थे। पिताजी आजाद से भी बड़े थे, भगत सिंह से भी बड़े थे। आजाद मेरे घर छुपे हैं एक दिन, और वो मशहूर किस्सा, महाकाल में पंडा बना के उनको पिताजी ने भगा दिया जब अंग्रेज ने हमारे घर घेर लिया। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता अंग्रेज पुलिस में थे, कम लोग जानते हैं, ये बड़ी बातें करते हैं, वहां अध्ययन कुछ। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिताजी अंग्रेज पुलिस के वो थे, कांस्टेबल। हमारे घर को घेरा तो मुक्तिबोध डर के मारे अंदर नहीं आया कि महापुरुष व्यास जी के घर कैसे रेड बात। तब भी सोना व्यास इतना बड़ा नाम था सन 30 में कि फ्रंट पेज न्यूज है अखबार में, सूर्य नारायण जी के घर छापा, अंग्रेज पुलिस ने तलाशी ली, जी लगा हुआ है 30 में, जब केवल 28 साल के, फ्रंट पेज नेशनल न्यूज। तो हमारे यहाँ रेड पड़ी, सारे अखबार। तो पिताजी ने, हमारे घर से गुप्त द्वार था जो महाकाल में जाता था, सीधे महाकाल के गर्भगृह में। तो आजाद को पंडे का वेश बनाया, लाल वस्त्र पहनाया, धोती कुर्ता, और चंद्रशेखर आजाद वहां पे पंडा बन के गायब हो गए। मशहूर किस्सा, बहुत जगह छपा है। भगत सिंह की गुप्त किताबें हमारे यहाँ गणेश शंकर जी के माध्यम से प्रताप से आती थी, और व्यास जी उसे छाप के गुप्त वितरण करते थे। इसके चलते हमारे यहाँ रेड पड़ी और कम से कम 10 बार पंडित जी गिरफ्तार हुए, नजरबंद हुए। 1942 में इंडियन डिफेंस एक्ट के तहत उनके सबसे भयंकर राजद्रोह का मुकदमा चला है, जिसकी पैरवी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस ने की, और दूसरे वकील थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिन्हें लोग मुंशी प्रेमचंद समझते हैं। वो प्रेमचंद जी के मुंशी ये थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, क्योंकि प्रेस उनका था, हंस उनका था, मैं प्रेमचंद संपादक थे। तो मैं आपको जो दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि मैं क्रांति की ओर क्यों मिला, जिसको इतना आसान है कह देना, बड़े बाप का बेटा शाप भी है, वरदान भी है। शाप क्या है, आप गांधी जी के बेटे हरिलाल से पूछिए, मैं बहुत इशारों में बात कर रहा हूँ। आदमी को हरिलाल होते पागल मर जाना बहुत आसान है, क्योंकि आपका बाप महात्मा गांधी है। लेकिन अगर नाम में बदलना है तो आप राज कपूर को देखिए, पृथ्वीराज का बेटा होकर राज कपूर ने, पृथ्वीराज जहां सिर्फ अभिनेता रहे, राज ने निर्माता निर्देशक की सरहदों को छुआ, रूस की सरहदों को पार किया। तो आपको अपने पिता को देखने के लिए दर्पण भी अगर एक निश्चित दूरी से न देखें तो प्रतिबिंब नहीं दिखाई। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। पिता को दूर से देखना पड़ा मुझे, बहुत दूरी से, ताकि मैंने आपसे कहा पंडित जी को समझना पड़े ये आदमी था कौन। इसलिए जब मैं क्रांति की ओर मुड़ा तो मेरा रोना क्या था कि यार ये भगत सिंह के साथी, और मैंने फिल्में बनानी शुरू करी, और जो दूर मेरा योगदान है वो छोटा सा टिल्ली भर
जो गिलहरी प्रयास है वो ये कि जब दूरदर्शन ज्वाइन किया तो मैंने देखा है गांधी नेहरू पे बहुत फिल्में हैं, होना भी चाहिए, महान लोग थे, इंदिरा जी पे, राजीव जी पे, लेकिन कहीं भी भगत सिंह पे नहीं, आजाद पे नहीं, सुभाष पे नहीं, शिव वर्मा पे नहीं। अरे तो ये क्या बात है, देश का इतिहास है, 15 लाख क्या सिपाही बात है। सैनिक शहीद होगा आजाद हिंद फौज के, और आप उनके नाम भी नहीं जानते। और लाल किले के बिल्कुल बजाय आप इंडिया गेट पे दिए लगा रहे हैं बरसों से, जो अंग्रेजों के नाम लिखे हैं, जो भाले के डटके हैं, जो सही। अंग्रेजों के मुक्ति, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़े सेकंड वर्ल्ड वॉर में। अरे आजादी क्या बात की कही आपने। सुनाने की कोई सोची नहीं। तब जी मैंने क्या कि अब ये मनमथ गुप्त से मिलने के बाद मुझे लगा, शिव वर्मा से मिला, इन पे फिल्में बनाई, ये सब दूरदर्शन जी की संग्रहालय में समृद्ध है, बार बार चलती है, इनकलाब एक विचार की यात्रा, जी आजाद की जी याद, मेरी मशहूर फिल्म है, यूट्यूब पे अवेलेबल है सब, मेरा नाम टाइप होते ही आ जाएगी। जी मशहूर जी बात मैं बता रहा हूँ, मुझे अंदर से रोना आया कि अगर ये सब क्रांतिकारियों की पीढ़ी समाप्त हो गई राजशेखर, तो इनका सच्चा और अच्छा इतिहास कौन लिखेगा? तो मैं न लिखूंगा तो कौन लिखेगा? तो क्या बात। क्रांति को आज भी बहुत कम लोग साहित्य मानते हैं। व्यंग भी साहित्य है, आप तो लिखती हैं, कविता में भी साहित्य है, गद्य भी साहित्य में, निबंध भी साहित्य, यात्रा संस्मरण भी साहित्य, वो भी बहुत लिखे मैंने, संस्मरण भी बहुत लिखे, लेकिन मैं क्रांति में कूदा जिसे कोई साहित्य आज भी नहीं मानता। क्रांति साहित्य अपने यहाँ कोई दर्जा नहीं है, विदेशों में है सही रिवोल्यूशनरी सही बात लिटरेचर, है, बिल्कुल बिल्कुल तुर्की बिल्कुल है, सही बात। टोल्स्टॉय है, चाइना में लू जून, फलाना है, दुनिया में क्रांति पे, आयरलैंड में डॉन ब्रिन है, भारत में कौन है कि ये लेखक है क्रांतिकारी? यशपाल को थोड़ा बहुत झूठा सच और बिल्कुल तमाम चीजों से लोग जानते हैं। झूठा सच बीच में याद आया तो बता दूं, मनोहर श्याम जोशी ने पूरी वही कॉपी की थी बुनियाद, झूठा सच की जी चोरी के आरोप प्रकाशवती पाल ने लगाए। तो पार्टीशन तो उससे अच्छी किताब नहीं है। जी सवाल क्या है कि क्रांतिकारियों पे कोई लिखना ही नहीं चाहता था, और न कोई पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि आज मेरे 70 किताबें हैं, भारतीय ज्ञानपीठ से लेकर प्रभात प्रकाशन, सब टॉप पब्लिशर हैं। एक किताब मृत्युंजय भगत सिंह के 32 संस्करण हुए हैं प्रभात प्रकाशन से, क्या ये क्या एक बात है, किताब क्या बात। इनकलाब के 27 संस्करण है। और मेरी एक एक, ये पहली किताब इनकलाब जब मैं 17 साल का था प्रिंट हुई, 17 साल का। क्या बात है। हाँ, यही इनकलाब अब कम से कम 10 दर्जन बार आ चुकी है। क्या और बात इसके अलावा अब यही किताब पेपर बैग में भी बार बार दूसरे पब्लिशर अलग अलग छापते रहते हैं। पर ये प्रामाणिक जीवनी जिस पर भगत सिंह पे सारी फिल्म बनी, और यही है। जी भगत सिंह की पहली और ऑथेंटिक प्रामाणिक जीवनी मानी जाती है इनकलाब। उसके बाद भगत सिंह की जेल डायरी लाया दुनिया के सामने, भगत सिंह अतखुले पन्ने लाया, मृत्युंजय भगत सिंह लाया, और ये सब मजा ये है कि मैं शंकर दयाल शर्मा, प्रोफेसर कलाम और इन सबसे रिलीज कराता था। तो सो कॉल्ड जो ये वामपंथी है ना, छद्म नाक मुंह सिकोड़ने वालों में हमारे एक मित्र बहुत प्यारे थे, कुबेर दत्त। वो कहते, यार तुम भगत सिंह पे किताब लिखते हो, राष्ट्रपति भवन में क्यों रिलीज कराते हो? तो आज मैंने मृदुला को बताया बहुत सुंदर बात। मैंने कहा मेरे पास हाँ। हाल के पैसे नहीं होते थे, माइक टेंट लाइट बैंड के पैसे नहीं थे, न मीटिंग न प्रेस क्लब। तो देश का राष्ट्रपति भवन किसका? हमारे भगत सिंह का भी, खाली और राष्ट्रपति क्या। का थोड़ी है। बिल्कुल मेरा आपका भी तो बिल्कुल। है। तो मेरे को वहां बिल्कुल। कोई किराया नहीं देना पड़ता था, तो मैं शंकर दयाल शर्मा को पकड़ता था कि डॉक्टर साहब मैंने भगत सिंह की किताब लिखी, बोले हाँ हाँ लाओ लाओ करेंगे, जबकि तब राष्ट्रपति, अब बंद कर दिया लोकार्पण, अब बंद किया है। जी अच्छा, जी उस जी समय ये चाय पानी या नाश्ते का खर्चा हमें नहीं देना पड़ता था, वही वहन करते थे। अब ये बाद में जी हो गया, इतने आयोजन होने लगे ना, तो वो भी बेचारे परेशान होंगे। तो क्या हुआ, जी। प्रोफेसर कलाम, तो मैं करता तो उसमें प्रेस अपने आप आ जाती, माइक टेंट हम्म। लाइट अपने आप, जो व्यवस्था होनी सब हो जाती। और जी प्रसार आ गए तो मेरी बात वहां जी तक पहुंच जाती जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ। जनता कवर करती, आपका ऑल इंडिया रेडियो भी आता उस जमाने की, वसुधा हलदार बनर्जी मेरा इंटरव्यू ले जाती, दूरदर्शन से जी कुबेर जी चरण जी भी आते। मैं कहता देखो आपको नहीं बुलाया तब भी आना पड़ा क्या नहीं। और यूं मैं करता है आयोजन के झोपड़पट्टे में इनकलाब निकाली, तो 4 आदमी मुझे इकट्ठे करने में 40 रुपए खर्चने पड़ते, चाय भी पानी भी, और वो भी नहीं आते। लेकिन जी। राष्ट्रपति भवन में सब खुशी से आते, नहीं बुलाओ नाराज होते, आपने हमें तो याद ही नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, वहां वहां ज्यादा लोगों को 75 इतना लोगों ले की भी नहीं संख्या जा थी, सकते। 75 जी लोगों की संख्या थी, लेकिन मैं जी 400 लोग नहीं जाता। और कभी किसी जी राष्ट्रपति ने बुरा नहीं माना, शंकर दयाल शर्मा, प्रोफेसर कलाम, इन सबका मुझे असाधारण स्नेह मिला। मेरी एक बड़ी किताब है 3000 पेजों की, 3000 जी। पृष्ठ की, 3 खंड में है, मैं भगत सिंह बोल रहा हूँ। वो क्या भगत बात। सिंह के 100वें जन्मदिन पे निकाली थी मैंने 2007 में। जी उस पर 3 में निकल गई थी, कलाम साहब 3 में थे, 3 में पुस्तक जारी हुई, और 7 में इस पर फिल्म भी बनाई मैंने, इनकलाब एक जी। विचार की। ये तो ऐसे विषय अनंत काल तक कहा बोला जा सकता। तो बिल्कुल बिल्कुल। क्रांति में जाने की वजह ये थी
कि बचपन से मुझे लगा कि इतिहास कुछ अधूरा है, और अब मुझे खुशी है कि मेरी बात दुनिया तक पहुंच चुकी है। अब लोग सब जान चुके हैं कि अकेले गांधी का ही, बापू से मेरा कोई लड़ाई नहीं, वैचारिक मतभेद, बल्कि एक खूबसूरत किस्सा सुनाऊं। मैंने सुभाष पर किताब लिखी, सुभाष बाबू के 100वें जन्मदिन पे, सुभाष चंद्र बोस खुले पन्ने और सरहद पार सुभाष, बहुत मशहूर किताब है। तो इसकी 7 पेज की रिव्यू इंडिया टुडे में 97 में पब्लिश हुई, 7 पेज, ये रिकॉर्ड। क्या बात, क्या और बात। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और दुनिया, मैं नहीं पढ़ता था, मैं तो हिंदी का लेखक हूँ, न जाने कहाँ इस किताब की चर्चा पहुंची। कैसे कि उन्हीं दिनों एक अंग्रेजी राइटर की बुक आई, ब्रदर अगेंस्ट राज, वो दोनों भाइयों पर थी, सुभाष और शरद पर, और उससे इसकी तुलना होने लगी। तो राजेंद्र यादव ने हंस में लिखा कि इस, और प्रभाष दादा ने लिखा जनसत्ता में, बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिखा है, कमलेश्वर ने ये टिप्पणी लिखी, कई लोगों ने, लेकिन जो एक टिप्पणी याद रह गई कि राजशेखर ने गांधी का कद छोटे किए बिना सुभाष का कद बड़ा कर दिया। क्या बात। मैंने बापू को छोटा नहीं किया, मैंने बस सुभाष को का चेहरा, असली चेहरा लोगों को दिखाया, सरहद पार सुभाष और सुभाष चंद्र बोस खुले पन्ने। तो क्या हुआ कि ये जो सत्य में दुनिया के सम्मुख लाना चाह रहा था, मेरा सपना था, आज मैं बहुत खुश हूँ। नेट पे देखता हूँ, इंटरनेट पे, मैं बीच बहस में नहीं जाता, क्योंकि मेरा इतना डेप्थ काम हो चुका है, इतनी फिल्में, इतनी किताब, इतने लेख, थक गया। मैंने धारावाहिक में 500 लेख लिखे होंगे। आज कोई साधारण आदमी सपने में सोच सकता है? कल कादम्बिनी बंद हुई तो एक बड़े आदमी विवेक शुक्ला पत्रकार ने मुझे लिखा कि राजशेखर जी, कादम्बिनी में भगत सिंह पर सबसे ज्यादा हम आपको पढ़ते थे, और हम क्या सोचते थे कि आप भगत सिंह के साथी हो, कोई बुढ़े आदमी, तो उसके लेख लिखते रहे। जी, मैंने भी पढ़ा वो, और आपने फिर उसके जवाब में लिखा कि कभी बहुत से लोग ऐसा ही समझते हैं। मैंने लिखा है नहीं, किस्सा, मैं तो आज ही सुनती हूँ, आज ही चाहती हूँ कि आप सुनाए वो मार्मिक जो 2 किस्से आपने लिखे उसमें, तो मैं चाहती हूँ कि आप सुनाए उनको, बताएं। एक सुनाता हूँ। मैं पिताजी के जाने के बाद, हम बहुत राजा घर के बच्चे हैं, जहाँ ना हमारे घर में हम पिताजी आजादी की लड़ाई से पहले एक तरफ देखिए क्रांतिकारी हैं, और दूसरी तरफ हम 114 राजाओं के राजगुरु थे, उनमें किंग नेपाल भी थे, महाराजा नेपाल के भी गुरु रहे पिताजी, सिंधिया स्टेट के भी रहे। तो 114 राजाओं के राजगुरु थे मेरे पिता, तो वैभव हमारे घर में खूब था। लेकिन मैं वो सबको लात मार के जब निकला तो माँ की पाँव की मिट्टी सिर पे लगा के निकला, पिता के देहावसान। क्या बात, क्या बात। तो मैं सड़क पे सोया, अखबार बिछा के सोया, और अखबार में लिखने तक की बहुत लंबी यात्रा, वो नहीं सुनाऊंगा, 14 साल की। मैंने 80 से सफर शुरू किया, 90। तो एक बार मैं स्टॉप कैलाश के एक संत नगर में भाई टेम्पल के पास एक झोपड़पट्टी में रहता था, और आदत ऐसी थी बिगड़ी हुई पंडित जी के घर की कि 20 अखबार सुबह पढ़ना, चाहे हिंदुस्तान हो, साथ हिंदुस्तान, धर्मिक हो, ये तो पत्रिका, दैनिक हिंदुस्तान हो, नवभारत टाइम्स हो, जनसत्ता हो, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी वीर अर्जुन क्यों पढ़ते थे मालूम है? वीर अर्जुन में भगत सिंह ने काम किया, पत्रकार, ये किसी को नहीं पता, वीर अर्जुन में छुप के रहे हो। तो ये सब पढ़ता था। तो मैं अखबार बहुत मंगाता था, और संडे को सारे अखबार मंगाता था, राजस्थान पत्रिका भी, आर्यावर्त पटना का, ये सब भी, कारण क्यों, कलकत्ता का सन्मार्ग भी, और मिलाप हैदराबाद का, इतने अखबार क्यों मंगाऊंगा? इन सब में मैं लिखता भी था, इसी से गुजारा चलता था। कोई 15 रुपए भेज रहा, कोई 20 रुपए, कोई मनी ऑर्डर, कोई 75 रुपए, कोई 100 रुपए। अब सुनने लायक बात है उस अखबार का, ये बहुत रुला देने वाला संस्मरण है, हो सकता है मैं रोने लगूं तो मुझे माफ करें, क्योंकि देश को रुलाने का संस्मरण है, मेरा नहीं जी। एक अखबार का बिल लेने एक दिन एक बूढ़ा मेरे घर आया, मैंने बिल लेने वो आए, उनका नाम था तनेजा साहब। तो मैं पंजाबी आदमी है, मैं इससे ज्यादा जानता नहीं था उनके बारे में। वो बिल लेने छत पे आए, उन्होंने पूछा बेटा पिताजी को लो। तो मैंने कहा मेरे पिता का तो देहावसान हो गया, मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ। तो राजशेखर व्यास की कब डेथ हो गई? मैंने कहा मैं ही राजशेखर व्यास हूँ। तो उनका आपको राजशेखर व्यास ही जो भगत सिंह पे लिखते हैं? तो मैंने कहा जी मैं ही राजशेखर व्यास हूँ, क्योंकि वो सब उन्होंने कटिंग कर रखी थी 250-500 मेरे लेखों की, धर्मिक, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, नवनी, साप्ताहिक पंजाब केसरी, वीर अर्जुन, मिलाप। तो कतरन लाए थे, बोले ये सब तुम्हारे? मैंने कहा मैं ही तो लिखता हूँ। तुम भगत सिंह पर लिखते हो? तुम हो? मैंने हाँ। बोले हम तो सोचते थे हमारा कोई बिछड़ा हुआ साथी है। तो मैं एक पल को, अब सुनते ही मैं चौंक गया, बिछड़ा हुआ साथी मतलब ये कोई भगत सिंह का साथी जो मेरे घर आ गया है? मैंने कहा आप कौन है? तनेजा साहब आपका पूरा नाम बोलो। बोले बेटा फिर तो तुम सब जान जाओगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो चले गए। फिर मैंने खोजा, वो जयदेव तनेजा थे, जयदेव तनेजा जो भगत सिंह आजाद के सच्चे अच्छे साथी थे। वो मेरे घर अखबार बांटते आजादी के बाद। बताइए,
ओह, ये दुर्भाग्य इस राष्ट्र का कि हम आजाद के खून से गुथी रोटियां खा रहे हैं, लेकिन उनके बलिदान की कथाएं दुनिया तक नहीं गई। इसलिए बिल्कुल मैंने सही। अपना दायित्व निर्वाह किया। मैं नहीं जानता मैंने कितना काम सच किया और क्या किया। ये मेरा दायित्व था, इसलिए मैंने उसे निर्वाह किया। ये दुपट्टा इसीलिए डाला था कि मुझे मालूम है कि मेरा काम ऐसा है जो लोगों को रुला देता है। नहीं और मैं नहीं, बिल्कुल। आजाद और भगत सिंह के बारे में जितनी शोध की उससे मैं बहुत कुछ हिला, और मैंने जब पाया कि कितना अर्ध सत्य हम लोगों को बरसों पढ़ाया जाता रहा। अब मेरी सही बात। किताबों में जो पूर्ण सत्य आया वो दुनिया पढ़ती आनंदित होती है। हाँ, मैंने आपसे फिर कहा, फिर निवेदित कर रहा हूँ, बिना किसी की निंदा किए मैंने अपना काम कर दिया। किसी का कद छोटे किए बिना मैंने मेरे भगत सिंह का कद वहां पहुंचा दिया कि पार्लियामेंट में स्टेचू लगानी पड़ी। और उस दिन मुझे बुलाया गया था, यूट्यूब पे है वो भी, संसद में क्या भगत बात सिंह। है, क्या बात संसद है, में क्या भगत बात, सिंह, वहां क्या प्रतिमा बात। लगी। उस दिन मेरा इंटरव्यू चल रहा था लोकसभा टीवी पे कि आपका ये सपना पूरा हुआ। जानते हैं सपना कैसे पूरा हुआ था? मैंने जी सन 70 में इंदिरा जी को एक पत्र लिखा, वो फाइल में लगा हुआ था। मैंने जी। लिखा कि जब संसद में आप बैठती ना, अगर मेरा भगत सिंह बम न फेंकता तो आप बैठ न पाती। तब मैं 9 साल का क्या बात, 9 साल क्या का था। बात। तो एक भगत अच्छा। सिंह को बुला लाओ पार्लियामेंट में तो आप सब ठीक रहेंगे, हल्ला गुल्ला बंद हो जाएगा। तो उन्होंने वो फाइल तब मुंह कर दी थी, उस लेडी ने, महान थी वो, सोमनाथ जी। चटर्जी के समय बनी। तो उन्होंने मुझे ढूंढा कि कौन बच्चा जिसकी चिट्ठी से फाइल खुली। फाइल तो है, मेरे ये वो फाइल मूव लोकसभा हुई है। लोकसभा टीवी ने ली, संसद में भगत सिंह। ये दो अपनियां लड़कियां हैं, बहुत अच्छी सुंदर तेजस्वी विद्वान। नाम बोल रहा हूँ, भट्टाचार्य, क्या नाम है उसका, जो आजकल हमारे यहाँ न्यूज पढ़ती, मुनमुन भट्टाचार्य। मुनमुन ने जी साक्षात्कार लिया था, अंग्रेजी हिंदी में शालिनी सिंह थी। और मैं जी वहां जी खूब बिलक बिलक के रो ही रहा था। उन्होंने कहा मूर्ति जी। लग गई, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने कहा जिस दिन फ्रांस में नेपोलियन की प्रतिमा लगी थी, तो हम्म, उसकी माँ ने कहा कि आज मेरा बेटा फिर फ्रांस में आ गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब भगत सिंह पार्लियामेंट में आ चुका है। अब इनकलाब आएगा, अब क्रांति आएगी। बहुत बहुत क्रांति आई, हम सब देख रहे हैं, बहुत परिवर्तन हुआ देश में, बिल्कुल। बड़ा जी परिवर्तन हुआ। और देखिए, क्रांति का मतलब ये नहीं कि कोई लाल सलाम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, उनकी नहीं है। भगत सिंह कम्युनिस्ट भी नहीं थे। लोगों को जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो भी दूर कर लो, वो तो बिल्कुल आर्यवादी बिल्कुल। परिवार से भी थे। असल में हम्म, क्या है, निरंतर परिवर्तन का नाम है क्रांति। क्रांति तो विचारों की शान से तेज होती, बम और बंदूक से नहीं। ये भगत सिंह का सेंटेंस है क्या मेरा बात नहीं। है, क्या और बात है, उन्होंने क्या बात। कहा कि वो आदमी जो खेतों में अनाज बोता है, वो जब तक भूखा सोता है तब तक आजादी का सच्चा मायने नहीं है। जब कपड़े बुनता है वो नंगा न रहे, जो मकान बनाता है वो बेघर क्यों है। इसलिए मैंने अपनी किताब में लिखा कि हम सब चाहते हैं भगत सिंह तो हो, पर मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। आप कोई नहीं चाहता है क्रांतिकारी पैदा हो जाए। मैं हो गया, जी मेरे पिता जी। होते तो शायद पता नहीं खुश होते, लेकिन बाकी परिजन तो नाराज ही हैं, क्योंकि मैंने जीवन में क्रांति की, ऑफिस में, घर में, बाहर, और उसका दुष्परिणाम होगा जैसे भगत। अच्छा, एक चीज मैंने पढ़ी ममता जी, आप मानोगे नहीं, आज कह रहा हूँ पहली बार, किसी जी कागज में जी नहीं लिखा, किसी लेख में नहीं, किसी किताब में नहीं, किसी इंटरव्यू में नहीं, फर्स्ट टाइम जी कह रहा हूँ। जी। मैंने एक चीज पाई अनुभव के बाद, आज अपने साधिकार जीवन के इतने अनुभव के बाद कह रहा हूँ, हम जिसे अपना आदर्श बनाते हैं हमारा जीवन वैसा ही हो जाता है। मैंने ये भी भगत बात। सिंह को बनाया, आजाद को बनाया, मेरी जीवन भी तपा 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 के लोगों ने पूरा बिल्कुल ऐसा कर दिया, फांसी पे नहीं चढ़ाया, बस इतना ही काफी। चढ़ा देंगे किसी दिन, उसके लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। नहीं नहीं, आपने इतना काम किया और मतलब जन जन तक उनको पहुंचाया है, और वाकई बहुत सारी बातें लेकिन ऐसी। इसका बहुत खामियाजा 10 साल, अभी 10 साल से तो मैं बहुत पीड़ा से गुजरा हूँ, त्रास से जीवित रह गया, ये भी सब भगत। और जब मैं बीमार होता हूँ मैं किसको डांटता हूँ? मैं भगत जी सिंह सुभाष की तस्वीरें मेरे यहाँ ओरिजिनल लगी हुई कमरों में, मैं जी उनसे कहता हूँ जी। देखो रे, मैं गया तो तुम्हारा काम छूट जाएगा, आधा रह जाएगा, सो जा रहा हूँ। बुखार में तपता हूँ, मुझे कोई दवाई नहीं, सुबह में ठीक उठ जाता हूँ। मुझे अरे कुछ वाह। होता है मैं उग्र जी को गाली बकता हूँ कि पांडे बेचन सलवा उग्र तूने मारा मुझे, आज बुखार में तप रहा हूँ। मेरी माँ बोलती थी क्या बड़बड़ा था, मेरी पत्नी हंसती की जगह, किन किन को गाली बकते, उग्र जी को, भगत सिंह जी को, भगवत चरण उपाध्याय को सिखा है। मैं कहता तुम्हारा काम अधूरा रहेगा, मेरा क्या है, मैं तो ये चला। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने देखा बुखार उतर जाता है, इनको गाली जी बकने से बेचारे को, वो प्यार की गाली है ना। मैं कहता हूँ तुम ठीक करोगे, बिल्कुल मेरे भगवान बिल्कुल और बिल्कुल। कोई नहीं है। मेरा आदर्श कौन है? मेरे भगत सिंह, मेरे आजाद, मेरे सुभाष, मेरे उग्र जी। वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी लेखक थे, प्रेमचंद की टक्कर के। उनको बिल्कुल। हिंदी साहित्य ने पहचाना ही नहीं। उनपे भी बहुत किताब लाया, अभी भारतीय ज्ञानपीठ से बड़ी किताब आई है, उग्र संचयन, जी A to Z अबाउट उग्र, सब कुछ उसमें एक जगह है।
तो जीवन भर ये करता रहा भाभी, और इसमें आनंद भी रहा। कोई इसमें आत्मश्लाघा नहीं, कोई चर्चा नहीं, और कोई गुण गौरव के लिए नहीं। ना भी कोई पूछे। मेरे बेटे कभी कभी कहते हैं मुझसे, दोनों, पिता आपको नहीं लगता कि आपके कार्य का मूल्यांकन नहीं हुआ? तो मैं कहता हूँ कि बेटा अभी तो मेरे आदर्शों का ही मूल्यांकन नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा? भाई भगत सिंह को ये पहचान का होता समाज, तो राजशेखर व्यास को लिखने की जरूरत ही क्या पड़ी? सुभाष बाबू को आदर दिया मोदी जी ने आकर के, कम से कम उन पर काम किया, फाइलें खुली। अभी मैं जी माधवराव सिंधिया जिंदा थे तो उनसे लड़ने जाता था कि आप लाल किले का वो तहखाना खुलवाओ जहाँ मुकदमा चला है। फाइलें थी जी वहां। जी शाहनवाज, जी ढिल्लो, सहगल सब जीवित थे, मैंने इन सबके साक्षात्कार लिए हैं। ये सब जी बताते थे। मेरी एक बहन है, दोस्त है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पोत्री, आपकी भी मित्र है, मुक्ता। मुक्ता ने जी भी जी सहगल साहब से इंटरव्यू लिया था। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट मैंने कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए मुझे मालूम है। पूरे देश जी में, मैं हैदराबाद में एक समाचार पत्र संग्रहालय है, हिंदी समाचार पत्र संग्रहालय, मैं जी फिल्म बनाने गया था सिकंदराबाद, 12 दिन, मर्द मराठे, मराठा रेजिमेंट पर। लेकिन रात भर अच्छा जाके भाभी मैं उस संग्रहालय में घुस जाता था, धूल मिट्टी में सने हुए। और 1910 से 1947 तक के जितने अखबार थे सब पलटता था। कई क्या मेरे बात। पिता के भी रोचक किस्से वहीं से निकले, कई प्रमाण वहां से मिले। मेरे घर जो रेड पड़ी, वो कागज मेरे घर क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो तो जला देते थे पिताजी जब रेड जी पड़ती थी। जी अच्छा, मैं बड़ा हो रहा था तो एक और घटना हुई। मैं गांधी नेहरू के तो पत्र संभाल लिए, वो सब है मेरे पास, प्रेमचंद के, प्रसाद के, जवाहरलाल जी के, क्योंकि भारत का राज चिन्ह बना। इतनी अकल होती बच्चों में। लेकिन भगत सिंह सुभाष के पत्र क्या, पोस्ट कार्ड पे, आजाद के, आपको क्या बुद्धि की है भगत सिंह? कोड नाम भी रहता था उनके, नाम कुछ और लिखते थे, कभी अर्जुन, कभी श्री कृष्ण, कभी बलराम, जी कभी जी बलराज, कभी क्या। तो ये हस्ताक्षर मैं थोड़ी जानता था। फिर मुझे बहुत रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि अपन ने क्या दुर्लभ खजाना है अपने घर में, और अपन खोल रहे हैं। तो देखा पत्र व्यवहार बहुत सी, फिर खोज के लाया, सचिन नाथ सान्याल के पत्र है पिताजी के नाम। क्या पिताजी बात। मदद भेजते थे उन सबको। सचिन जी दा इन सबके गुरु थे। बंदी जीवन 3 पार्ट में लिखा उन्होंने। थक जाऊंगा। तो हम तो बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर इतने लोग जुड़े हुए हैं। सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, आप जानते हैं उन्हें, हाँ जितिन हाँ, शर्मा बड़ा जी, नाम है हमारे जमाने की सतीश थिएटर की जी पर्सनालिटी का। जी जी जी, सतीश शर्मा जी, और गोपा आज बोरा मुझे जी। बधाई देने वालों में हमारे दीपक चौरसिया, छोटे भाई हमारे, पर वो हमसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, उनकी जनमानस में खूब पहुंचे। हमारे जी कुमार विकास हमसे छोटे हैं, हमको भैया कहते हैं, पर ये जी बहुत लोकप्रिय हो गए। ये सब जुड़े हुए, जी इन जी सब का प्यार है। ये कहाँ से अच्छा, जी जब भी जी आपको जी मैंने कहा था मैं आता होता नहीं इन माध्यम पे, क्योंकि मैंने कई दिन पहले गलती की। और वो हमारे मित्र आशुतोष बेचारे, इनकी मजाक उड़ाई तुम क्यों आते रहते हो, क्योंकि मैं तो बरसों आया हूँ, लेकिन मैं पति के पीछे स्वेच्छा से गया। और जी जी अभी अभी आप और मृदुला जी को टालना असंभव हो गया था, क्योंकि उनने आपके एक टाइम बम लगा दिया, दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि भाभी का ही आदमी करता होने मालूम था, ममता भाभी को ही नहीं था। लेकिन नहीं तो आपकी ममता से मैं वंचित हो जाता जीवन भर। तो गोपा बोरा जी, सुनील अम्बावता जी, डॉक्टर वैशाली शर्मा, राजश्री बनर्जी, अरविंद दरे, और भारती स्मृति, नीलिमा त्रिपाठी, कुमार कमदिल, प्रेम बिहारी मिश्र, गुलशन प्रेम, संतोष अग्निहोत्री जी, सारिका भूषण जी, और आसिफ सैफी, वाईपी सिंह जी, इतने तमाम सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। और सभी को आपके ये जो बातें हैं वो बहुत मतलब बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, मैं भी यही कह रही थी कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी बातें सुन करके। तो ये सभी लोग जो है ये सब सुन रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि आपके मुंह से सुनना और ये सब बातें जो कुछ पढ़ाया जाता है या जो कुछ बताया जाता है, उससे कहीं अलग जो कुछ आप अपने मुंह से बता रहे हैं वो सच में बहुत कहीं ना कहीं भीतर तक एक हलचल पैदा कर रहा है। तो अब आपकी जो किताबों की बात हुई, और अब फिल्मों की तरफ चलते हैं। आपने 2000 लगभग फिल्में बनाई हैं, वृत्त चित्र और लघु फिल्में बनाई हैं, और इनमें बहुत सारी फिल्में जो हैं वो क्रांतिकारियों पर भी हैं, भगत सिंह पर हैं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर हैं, और आपने जैसे वो बताया पंडित सूर्यनारायण व्यास जी पर पूरी सीरीज है। तो कुछ और इस तरह, इसके अलावा और किस तरह की फिल्में आपने बनाई और किस तरह से वो आई हैं? लगभग सभी सभी विधाओं पे काम किया। मसलन मेरी, देखिए मैं अजीब किस्म का सांस्कृतिक प्राणी हूँ। मसलन मैं भारतीयता से ओतप्रोत जब दिल्ली आया, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सो कॉल्ड मार्क्सिस्ट बच्चों से, या उर्दू दा अजीज कुरैशी मेरे दोस्त थे, इनसे बहस होती। तो ये मेरे उर्दू में
मिस्टेक निकालते रहते, तुम ज को ज नहीं बोलते, वो तकल्लुफ नुक्ता नहीं लगाते। तो मैं इनसे कहता यार मैं तो मीर जफर जोग दाग गालिब कतिल सिपाही निदा फाजली से लेके बशीर बद्र मंजर भोपाली तक बात कर लूंगा, सब यहाँ है कंठस्थ 20,000 गजल में जबानी, लेकिन मुझे 20 लाख श्लोक भी याद है। आओ अपन भर्तृहरि पे बात करें। कम्युनल हार्मनी एक तरफा तो नहीं होती ना कि मैं मीर का शेर सुनाऊं तुम सुने चले जाओ। आओ भर्तृहरि का श्लोक भी सुनाए यार। तो ये भग जाते थे क्योंकि पढ़ाई नहीं, न कालिदास पढ़ा न भर्तृहरि ने, कोई न हास न माघ न कुछ। ऐसे ही ये अंग्रेजी दान लोग वामपंथी है ना, मार्क्स लेनिन ट्रॉट्स्की पे बात करेंगे घंटों। तो भाई साहब कबीर पढ़ा क्या आपने 600 साल पहले? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अरे मेरे घर में काल मार्क्स की जरूरत थी क्या? उनके बाप हमारे घर में पैदा हो चुके थे बड़े बड़े। विवेकानंद से बड़ा कोई तुम्हारा वामपंथ है ना? स्वामी जी कह रहे हैं एक आदमी भी संसार में भूखा है तो हम सब पाप कर रहे हैं क्योंकि हम खा रहे हैं। ये तो मार्क्स का पिताजी भी नहीं सोच सकते। विवेकानंद का चिंतन है एक आदमी भी इस संसार में भूखा है तो हम सब पाप कर रहे हैं क्योंकि हम खा रहे हैं। एक आदमी भी अगर स्वतंत्र नहीं है तो हम सब भी बंधन में। क्या बात स्वामी जी, ये क्या पढ़ेंगे? ये क्या तो अधूरा दर्शन, आधा उधर का उधार का दर्शन। वहां के मास्को की बारिश पे दिल्ली में छाता लगा लेते थे, और इधर वाला इसका ज्ञान क्या भारतीय दर्शन का, वेद पुराण उपनिषद का। ये मार्क्स लेनिन को गाली तो बकता पर अधूरी गाली थी, वो ही नहीं पढ़ा। अच्छा मैं तो भारतीय भवन का पुस्तकालय चाट के पढ़ा हुआ था ना, छोटा मोटा पुस्तकालय नहीं है। 90,000 किताबों का विश्व का सबसे निजी व्यक्तिगत पुस्तकालय में आता। राजेंद्र यादव कमलेश्वर कहते हैं हम बचपन में सब देखने आते थे कि किताबें किसे कहते हैं और क्या। भारतीय भवन नाम ही साहित्य का घर है वो। बिल्कुल। तो आपने मुझसे क्या सवाल पूछा था कि और विषय। अब सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने कहा ना भारतीय परंपरा में हम कर्जदार तो पैदा ही होते हैं ऋण लेकर। भूमि ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, क्या क्या ऋण है हमारे। तो मैंने वो सब ऋण चुका दिया। मोक्ष की अवस्था में प्राप्त हूं मैंने अपनी भूमि का ऋण चुकाया। उज्जैनी पे बहुत फिल्म बनी, जयति जय उज्जैनी मेरी मशहूर फिल्म, इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग। फिर बनी काल, फिर बनी द टाइम, फिर उज्जैनी पे 13 फिल्में छोटी मोटी बड़ी मिला के खूब। उज्जैनी युगे युगे तरह तरह की फिल्में बनाई, इन हाउस करी, कभी खुद बनाई, जब नौकरी में नहीं था तो फ्रीलांसिंग में भी बनाई। फिर भगत सिंह सुभाष आजाद के अलावा साहित्यकारों पे उन पे काम किया जो उपेक्षा के शिकार है। मसलन मैं और कुबेर जी में एक अच्छी आदत थी, कुबेर दत्त में भी थी, शरद दत्त जी भी करते हैं। जो साहित्यकार मरने खड़ा होना बिल्कुल कगार पे, हम उसको ढूंढ के लाते थे कि इसको इंटरव्यू करेंगे तो ये जीवित हो जाएगा और इसकी उम्र बढ़ जाएगी। कोई टीवी पे आ गया दूरदर्शन में उन दिनों, दूधी बात ओनली। हमने श्यामचंद्र सुमन पे पकड़ा, मैंने बहुत बड़े बड़े अब मैं सीता, अच्छा सब ज्ञानपीठ अवार्ड विनर पे मेरी फिल्म है उस जमाने में जब मैं नौकरी में नहीं था। सीताकांत महापात्र के है, शब्दों के पार सीताकांत, एकांत शिखर नरेश, नरेश मेहता पर है, पांडुरंग, जितने बड़े बड़े उस जमाने में राइटर्स को मिलती थी बातचीत में ही करता था, और वो दूरदर्शन के संग्रहालय में मौजूद हो गया है। मिटा भी देते हैं, हमारे महान लोगों का भी संग्रह है आप जानते हैं पूरा। तो ये क्या करते, इतिहास भी मिटाते रहते हैं। आपका मिटाने के चक्कर में दूरदर्शन का इतिहास मिटा देते हैं। कई जगह ये खेल होता है, वो रेडियो में भी होता होगा, आपने सब देखा है। लक्ष्मी के बहुत सारे साक्षात्कार गायब होंगे, बेचारा ढूंढता रहे, तो ये करते हैं। उन्होंने तो कुछ संभाल के नहीं रखा अपना कभी भी। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, जो है वो सब इधर उधर है, पर अपना काम दुनिया में पास एक शब्द नहीं है। जी जी। तो आपका काम बोलना चाहिए, हम नहीं बोलेंगे, बात बोलेगी जो शमशेर ने कही। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ कि मैंने बहुत विषयों पर काम किया, साहित्यिक विषय भी। अच्छा ट्रेवलॉग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, यात्रा साहित्य रचा है मैंने। आंखों देखा अमेरिका मशहूर किताब है। फिर मेरे एक संस्मरणों की किताब बहुत मशहूर हुई, प्रभात से याद आते हैं। यादें मैंने पिताजी पे लिखी, वो भारतीय ज्ञानपीठ से है यादें। तो फिर मैंने दूसरी किताब लिखी याद आते हैं, ये मेरे संस्मरण है। ऐसे ही पिताजी का व्यंग्य संग्रह लाया वसीयतनामा, तो फिर मैंने अपना भी एक संग्रह दिया। इस तरह से कुछ विभिन्न विधाओं पर मैं लिखता भी हूँ, फिल्में भी बनाता हूँ। अब फिल्मों के तो इतने, साहित्य पे बहुत काम किया, पत्रकारों पे बहुत काम किया। गणेश चंद्र विद्यार्थी पे फिल्म है, प्रभाष जोशी पर थी, राजेंद्र माथुर जी पर राजेश बादल ने बनाई। इससे पहले हम दूरदर्शन में पहली बार उनको लाए, वो कभी आते ही नहीं थे। रज्जू बाबू दूरदर्शन, ये एक रामनारायण उपाध्याय थे खंडवा के, उन पर एक बहुत सुंदर फिल्म बनाई थी, एक मामूली आदमी से बातचीत। तो एक मामूली आदमी उनकी किताब का नाम था। तो हमारे परम मित्र बड़े भाई की तरह सुधीश पचौरी वामपंथी विचारक हैं, उन्होंने जनसत्ता में लिख दिया कि राजशेखर पता नहीं कोई पंसारी को पकड़ लाया और
गांधीवादी था, चरखे की बात, उनको नहीं मानता ये बहुत बड़ा आदमी। मैंने प्रभात दास से कहा यार क्या आपके यहाँ समीक्षक बैठा रखा, उन दिनों जनसत्ता में समीक्षा छपती थी दूरदर्शन पर आई फिल्मों की, जी तो जी 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 आज तक नाम से सुधीर भाई लिखते थे, बड़े भाई बाद में जी मेरे साथ न्यूयॉर्क भी गए, विश्व हिंदी सम्मेलन में भी साथ थे, जी 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 मानते हैं आपको, बहुत प्यार करते। तो मैंने कहा प्रभात दास ये कौन आदमी बैठा रखा है, इसको ये नहीं पता रामनारायण उपाध्याय कौन है। वही लोकगीतों पे सबसे बड़ा काम जो किया देवेंद्र सत्यार्थी ने, धरती गाती है, गाता जाए बंजारा, सारे लोकगीत कलेक्ट क्या किए। बात। शिटी मोहन जी सेन ने किया बंगाल में, ऐसे जी ही भारत हिंदी में किया है हमारे बहुत बड़े लेखक इस समय स्मरण को, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी। उसके बाद सबसे बड़ा काम पंडित रामनारायण उपाध्याय का है, मालवी निमाड़ी पे बहुत काम है। तो वो बहुत सीधा आदमी था, उनको पद्मश्री दिलाई फिर मैंने, पीछे लगते शंकर दयाल जी से कि इनकी कदर ही नहीं, जैसे हमारे विष्णु श्रीधर वाकणकर, उज्जैन के एक महान पुरातत्ववेत्ता थे, भीमबेटका खोजा उन्होंने, उनको कोई जानता ही नहीं था। मैंने धर्मविमल पे लिखा मौन मोक्ष शक्ति, मतलब एक लिखा था मैंने, खो गया है भीमबेटका का खोजी, क्या फिर बात। लिखा मौन मोक्ष शक्ति प्रतिमान की डेथ पे भी। अब मध्य शासन और देश जन्म शताब्दी मना रहा उनकी, वो अपने ये यूं तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के थे, और इंदिरा जी ने उस जमाने में उनको आपातकाल में पद्मश्री भी दिया। वो बड़े जी भारी महान पुरातत्ववेत्ता थे, उन पर बनाया। तो ऐसे बहुत लोगों पे काम किया, अब याद भी नहीं रहता कितने विषय पे काम किए, छोटे छोटे। इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन मेरा सबसे मशहूर चीज है। लोकसभा चुनाव के समय एस गिल, वो लक्ष्मी और हम साथ थे उस काम में, लक्ष्मी रेडियो के लिए जी करता था, दूरदर्शन। हमारे एस जी गिल थे, पद्म भूषण एस गिल, उनको लोग सस्पेंशन सिंह गिल कहते थे, सुरेंद्र जी सिंह गिल। उन्होंने मुझे काम सौंपा कि जी चुनाव अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, जब 3 सेशन आए थे, मुझे उसके लिए बहुत जी एलिजाबेथ ब्रूनो और कई अवार्ड मिले। मैंने जी जी चला ये लोकतंत्र है, वोट हमारा मंत्र है, जिनका ईमान नहीं उनका हिंदुस्तान नहीं, क्या जो बात अपने क्या बात। जो अपने दल का ना हुआ वो देश का क्या होगा, ये सब हम स्लोगन लेके आए। बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें माधवराव बिल्कुल। सिंधिया मेरे पे चढ़ बैठे कि मैं यार कांग्रेस से निकाल दिया तो इसका मतलब क्या देशद्रोही हो गया, आपने क्या क्या बात दी। लेकिन हमने कमाल की सीरीज चलाई, और वो इतनी लोकप्रिय हुई थी एस गिल के टाइम, मेरे ख्याल 92-94 के चुनाव में प्रणय जी राय विनोद दुबे जब पहली बार लाइव लाए थे। और उस चुनाव की प्रक्रिया को, मेरे पूरे कैंपेन को, इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन, अफ्रीका और कम से कम 100 देशों में मंगाया गया कि कैसे होना चाहिए स्लोगन, जिससे नारे से देश बदलता है। जैसे पर्दे में रहती थी ना मुस्लिम महिला हमारी बहनें, जी नहीं आती जी वो डालने, तो मैंने 1 सेकंड देखिए 20 सेकंड का कैसे फिल्म बनाता था, इससे छोटी छोटी फिल्म जी रहती है, ये तो 20 सेकंड की जी है। हालांकि 30 मिनट से नीचे कोई फिल्म बड़ी नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई 1-1 घंटे की बनाई, मेगा जी जी प्रोड्यूसर कहलाता था, मेगा डायरेक्टर। लेकिन जो हाँ, प्रोमो बनाए 10-20 सेकंड के, वो एक 10 सेकंड की झलक बताऊं कि एक जी महिला अपना बुर्का खोल रही है और बुर्का हम्म गिरा रही है। इस खोलने और गिराने में 10 सेकंड लगे। बैकग्राउंड में गाना क्या बज रहा है, पर्दा नहीं है जब खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या, ये क्या कौन बात सी है। पहल किया तो डरना क्या वाला, जी जी मुगल आजम का। तो वो 40 सेकंड भी नहीं बजा, जब 10 सेकंड का ही प्रोमो है ना, आप जानती जी जी हैं। जी 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 स्लोगन क्या लिखा मैंने, जब अपनों से पर्दा नहीं तो वोट से पर्दा क्यों। क्या बात है क्या अब बात है। साहब वो वाह। मशहूर हो गया, वो गली गली। अच्छा बच्चों के स्कूलों में जाके दिखाते थे, जैसे मैंने ये गांधी जी पे एक बहुत सुंदर बनाया, गांधी का जब वो आया ना, हमारे देश की मिलेनियम हाइक हुई, सोवा, पूरी दुनिया में 1000वीं सालगिरह पे हल्ला मचा था, 20 सेंचुरी पे, वो 2000 वर्ष पूर्ण होने पे। तो 156 देश दूरदर्शन से जुड़े। तो जो सुबह की पहली फिल्म मेरी बनाई हुई है काल, मैंने संसार को ये बताने की कोशिश की, जी मुझे अटल बिहारी जी जीवित थे, हमारे मंत्री ने मीटिंग ली, प्रमोद जी थे, उन्होंने कहा कि हम सबको इतना टाइम मिला, दूरदर्शन को 1 घंटा मिला, हम क्या बनाए, सबको ले गए, मैं पीछे बैठा हुआ था चुपचाप फंस, और मेरी औकात भी यही थी, मैं कुछ डीसीपी था, डेप्यूटी कुछ कंट्रोलर। तो फिर हमने क्या करा कि साल की पहली फिल्म 1000वें सालगिरह पर मैंने कहा कि जो दुनिया में समय कैसे बदलता है ये तो अपना किसी को वाला पता ही नहीं, तो हम बताएं कि समय कैसे बदलता है। तो काल गणना भारत ने दुनिया को दी है, महाकाल से शुरू होती है। तो मैंने फिल्म बनाई काल, ये अंग्रेजी में भी उपलब्ध है यूट्यूब पे, द टाइम। तो काल और द टाइम मशहूर फिल्म है। तो उस समय मैंने बापू पे एक छोटी सी फिल्म बनाई, कार्टूनिस्ट रंगा को लेके, कार्टूनिस्ट रंगा थे, और वो हमने एक सीरीज बनाई बापू पे, बहुत अद्भुत। अब मुझे वहां से आया आदेश, 156 देश जोड़ने वाले थे, कि कुल 10 सेकंड में बापू पे बात करनी है, और 10 ही सेकंड में सारी बात खत्म होनी है। तो मैंने गांधी के शब्द में गांधी का जीवन दर्शन खोज दिया, गांधी शब्द में, जी फॉर जेनरसिटी, ए फॉर एजिटेशन, एन फॉर नॉन वायलेंस, डी फॉर डेडिकेशन,
एच फॉर ऑनेस्टी एंड आई फॉर इंटीग्रिटी। और रंगा ने इसके कार्टून बनाए। उस जमाने में दूरदर्शन में पेंट बॉक्स था तो उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं करता था। वो पर्दे पे जी आता है और वो गांधी में बदल जाता है। तो वो एक अद्भुत छोटी सी फिल्म थी। ऐसे बहुत प्रयोग किए एक जमाने में। सन 2000 की बात है, आज 20 साल पुरानी तो यही बात हो। आपने आपने नाटक भी लिखा है। अरे अभी छोटे मोटे अभी अभी तो दूरदर्शन रेडियो ने बनाया बापू के दांत, वो जी सुनने जी लायक, वो भी यूट्यूब पे जगह जगह आ गया, बहुत चर्चित है, बार बार प्रसारित होता है। इसके बारे में, नाटक के बारे में कुछ बताएं आप। अरे बहुत कम लिखे ऐसे ही। क्या हुआ कि मैं जब दूरदर्शन में था तो मैं रेडियो को है ये माध्यम समझता था कि ये छोटा है। सबको ये अहंकार होता है कि हम तो विजुअल माध्यम में हैं। तो टेलीविजन को हम रेडियो को कहते हैं ब्लाइंड मीडियम। लेकिन जब मैं रेडियो आया और अंदर से समझा रेडियो को, केवल मैं सोचता था इट इज मीडियम ऑफ साउंड ओनली। हम तो टेलीविजन में फिल्म बनाते हैं, साउंड इज अ पार्ट ऑफ माई गेम, छोटा सा पार्ट है। लेकिन मैंने पाया कि ये बड़ा काम करते हैं। टेलीविजन इज ए थिएटर ऑफ माइंडलेस पीपुल एंड रेडियो इज ए थिएटर ऑफ माइंड। कारण क्या है कि यहाँ कल्पना शक्ति से मुझे दृश्य रचने पड़ते हैं। यहाँ कोई दृश्य नहीं है मेरे पास, बाकी समय दृश्य होते हैं। फिल्म है तो सीन है, उस पर मैंने बना दी जयती जय उज्जैनी, क्योंकि उज्जैन के सीन आंख के सामने, बढ़िया भाषा लिख सकता हूँ, बढ़िया संगीत दे दिया। लेकिन अंधेरे में एक फिल्म बनाने के आप उज्जैन पहुंच जाओ, रेडियो से ही बन सकती ना। वो जादू हमको जगदेव सिंह ने सिखाया बचपन में कि मैं हॉकी खेल रहा हूँ, रुकन के पास और रुकन ने अजीत कुमार को दी और कैप्टन बलवीर लेके बाल ले भागे हैं और गोल पोस्ट। हम ओलंपिक में हम मॉन्ट्रियल पहुंच जाते थे। आपको ध्यान है कि सुशील जोशी ऐसा सुनाता था कि करसन घावरी खड़े हैं और मदन लाल ने इधर से बॉल दी और बिशन सिंह बेदी दौड़ रहे हैं और तेजी से उसके साथ ये, तो हम सोचते थे अरे ये तो विकेट लेगा कि क्या होगा, सांस रुकी खड़ी है। तो ये जो आवाज से जादू करते थे ये लोग, वो मुझे तब समझ में आया जब मैंने अभी एक प्ले लिखा बापू का दांत। ये सच्चा किस्सा है। गांधी जी का दांत चुरा के एक साहित्यकार भग गए थे, आपके सम्मुख सुनाया भी है। आप वो शिला झुंझुनवाला के आयोजन में थी और वो उस साहित्यकार के बेटे भी थे वहां, और उन्हें मालूम है कि उनके पिताजी की बात है, पर मैं उनका नाम छुपा लेता हूँ। बापू का दांत चुरा के भग गए थे एक राइटर। इस सच्ची घटना को खोज के लाई, अभी तक किसी ग्रंथ में नहीं थी, सब प्रमाण लाया। तो इसको मैंने नाटक में बदला। तो बहुत दिलचस्प है, वो सुनिएगा, वो अवेलेबल है बापू के दांत, मजा देती है वो, और वो लोगों को प्रेरणा भी देती है। तो ऐसे कभी कभार लिख देता हूँ, पर अब मेरा मूल क्षेत्र नहीं। मैं कोई नाटककार कालिदास तो हूँ नहीं, ना शेक्सपियर। हाँ, मेरा बेटा छोटा बहुत अच्छा अंग्रेजी का नाटककार है और उसका नाटक पोस्ट मॉडर्निज्म पर हुआ। उसने 19 साल में लिखा और 21 साल में अक्षर क्षेत्र में मंचन भी हो गया, द अननोन नाम से। तो धन्यवाद। मैं सोचता हूँ बहुत बात हो गई, आप भी थक गई और नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ और हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी नहीं थके हैं। सुनील कुमरावत जी, अनिता चंद जी, सदानंद मिश्र जी, व्योमा मिश्रा जी, अरुणा गुप्ता जी, रक्षंदा रूही मेहंदी जी, विश्वास केलकर जी, आलोक यादव जी, किरण यादव जी, बहुत सारे लोग। आलोक यादव जी हैं, कमिश्नर साहब हैं पीपीएफ फंड्स के। कई लोग बड़े बड़े लोग हैं, इनको मतलब हम सुनते हैं, ये खुद बहुत बड़े शायर हैं। सुनील हमारे बाल बचपन का मित्र है, सुनील कुमरावत। एक बचपन का मित्र भी जुड़ गया, मतलब मेरा सहपाठी, सहखाटी, आप कहें कि स्कूल के दिनों का मित्र, बाल सखा। अब बाल बच्चे हो। जी। तो बस चलते चलते, बस अब मैं आपसे कविता सुनूंगी, क्योंकि आप कविताएं भी लिखते हैं। तो कविता सुनो, उससे पहले मैं कुछ संस्मरण, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स ने संस्मरणों की एक शाम की थी। इतने सारे संस्मरण, ये सब संस्मरण ही है हम लोगों के लिए, तो आपने सुनाए ही है। और वहां पर भी तब भी पद्मा सचदेव जी थी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी थे और बहुत 4-5 लोग और थे। जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ संस्मरण हमें और सुनाएं। अरे वो बहुत हो जाएंगे। मैंने आपको सुना एक तनेजा साहब का सच्चा संस्मरण था, रुला देने वाला। अब एक हंसा देने वाला, सुनिए। धर्मयुग में मुझे धर्मवीर भारती ये भ्रम से छापते थे कि मैं सूर्य नारायण व्यास जी का बड़ा बेटा हूं, तो निश्चय ही 60-70 साल का होगा और भगत सिंह को सबसे ज्यादा लिखता हूं, तो उसी दौर का आदमी हूं, आजादी के पहले का। ये सोच के मुझे धर्मयुग में खूब छापते, धुआंधार। उसमें 2 किस्से बने, दोनों दिलचस्प हैं। अब क्या हुआ, वो एक बार उज्जैन में आए और मैं तब दिल्ली आ गया था, 19 साल का था। तो उतरते ही उन्होंने रेलवे स्टेशन पे सुमन जी से कहा, सुमन 2 ही काम है उज्जैन में, एक व्यास जी के दर्शन, एक महाकाल के दर्शन। तो सुमन जी ने कहा कि महाकाल तो अभी चलते हैं स्नान ध्यान के बाद, पर व्यास जी महाराज कहाँ रहे, वो तो दिवंगत हो गए। सुमन जी मेरे पिता को समझ रहे थे कि पंडित सुनाम व्यास के दर्शन, तो वो तो धर्मवीर भारती को पता था व्यास जी का देहावसान हो गया। व्यास जी धर्मयुग के मेरे से पुराने लेखक है।
हेमचंद्र के युग के, वो तो जब धार्मिक शुरू हुआ उस दिन से लिखते थे व्यास जी, कवर स्टोरीज है उनकी, एक दो नहीं हजारों। तो भारती जी से सुमन जी ने कहा कि सूर्य नारायण जी का तो देहावसान हो गया। बोले मुझे भी पता है, तो फिर किस व्यास जी से मिलना है? तो उनका राजशेखर जी। अरे बोले वो तो कल का छोरा है, उसको नामकरण हमने किया है, 17 साल का होगा नहीं, अभी उससे क्या मिलना है तुम्हें? देखते हैं उसको धर्म में खूब छाप रहे हो। और भारती जी मेरे से मिले बिना तो गए, मैं तो दिल्ली था। अब उनने मेरे को बच्चों की दुनिया में छापना शुरू कर दिया मेरे लेख, वो डब्बू जी के उधर भगत सिंह वहां चले गए। तो मैं एक दिन रोया। तो क्या हुआ, मेरे लेख नहीं छप रहे थे 4 अंक तक। हर साल वो भगत सिंह के जन्मदिन पे एक तरफ लाडली मोहन निगम फिक्स थे, राम मनोहर लोहिया पे लिखते थे, लोहिया का भी दिन है भगत सिंह का दिन, उनका जन्मदिन है, भगत सिंह का बलिदान दिवस है। तो इस पेज पर लाडली मोहन निगम आते थे, इस पेज पर मैं। तो मेरे 4 अंक में लगातार 2-3 साल मेरे लेख नहीं छपे। तो मैंने पत्र लिखा, बहुत खून से भरा पत्र, नहीं होता ऐसा, बहुत शेर खून भरा, कि मैंने कहा जब वक्त आया चमन पर तो हमने खून से सींचा, और अब बाहर आई तो कहते हैं कि तेरा काम नहीं। अब भगत सिंह का लेख लिखवा लिए और अब भगत सिंह का नाम अमर हो गया तो मुझे साइड कर दिया। तो गुस्सा करा भारती जी पे। तो क्या महान आदमी थे, कितने बड़े लोग होते थे। भारती जी ने लिखा, प्रिय राजशेखर, पत्र मिला, तुम तो नहीं मिले, उज्जैन गया था, पत्र मिला। ज्ञात हुआ कि तुम तो 17 साल के युवा हो, तो ये आक्रोश स्वाभाविक, ये आक्रोश स्वाभाविक है सात्विक, ये आक्रोश सात्विक स्वाभाविक है, सुनने लायक है पत्र, बड़े आदमी का पत्र। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पिता ने कालिदास पे खूब काम किया, और उसके बाद जब भगवत शरण उपाध्याय, कमला रत्नम और सब लिखने लगे तो वो नाराज नहीं हुए, वो खुश होते थे कि देखो मेरा काम कहाँ तक फैल गया, अब कितने लोग लिखने लगे कालिदास पर। तो ऐसे तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि अब तुम्हारा भगत सिंह घर घर पहुंच गया है। चलो अगले अंक में तुम आ रहे हो बैसाखी के अपने, तुम्हारा भारती। तो ये किस्सा मजेदार था। और ऐसे बड़े बड़े लोग मुझे बड़ा बुजुर्ग ही मानते हैं। ये नाम इतना बड़ा नाम था कि उतना बड़ा मैं नहीं था, कि नाम बड़ा है बाकी दर्शन तो खोटे हैं नाम बड़ा और दर्शन। तो दूरदर्शन और अभी महानिदेशालय में आप अपर महानिदेशक के पद पर कार्यरत है, तो बहुत सारे संस्मरण हैं और अरे तरह पद तरह के पद पद से कोई कद नहीं होता भाभी, मैंने देखा पद सिर्फ मद होता है। मैं तो आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त हूँ और यही रहूं, यही पाठकों से भी अच्छी बात प्रार्थना और सब। है, क्योंकि पद तो आप भाई सेवा मुक्त भी होंगे और वो तो एक अलग बात, लेकिन जो काम अब आपने देखो किया लक्ष्मी है का बस। पद लक्ष्मी भाई भी हुए, तो आपके पति इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अब वो पद से बड़े कवि हैं, बाहर दुनिया उनको लक्ष्मी शंकर वाजपेयी गजलकार के रूप में जानती है। वो आकाशवाणी में निदेशक थे, ऐसे तो बहुत आए ने बहुत गए, कई लोग मर जाते तो लोग उठाने में भी नहीं छापते, गुमशुदा की तलाश में, गुमशुदा की तलाश में भी नहीं छपता कि महानिदेशक नहीं रहे। बहुत सारे आए थे, बहुत गए। हरीश खन्ना, अभी शिव शर्मा की डेथ हुई, मेरे बड़े भाई थे, गुरु की तरह थे, हमारे महानिदेशक थे। 4 आदमी नहीं होते हमारे में से, अपनी बरादरी भी आप जानते हो। इनसे तो कौवे अच्छे हैं जो श्राद्ध पे ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। हम साहित्यिक लोग एक दूसरे के प्रति बहुत असंवेदनशील हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए भाभी, खूब अच्छा लगा आपसे बात करके, आप पकड़ लाई। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और जितने यहाँ पर लोग जुड़े हैं वो सब कमेंट लिख रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से आपको सुनना, और आपके जो संस्मरण है, आपकी जो बातें हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बस इतना चलते चलते आपसे कुछ कविता सुनना चाहती हूँ। अरे नहीं, मैं कवि अभी हूँ नहीं, कविताएं अरे लिखता था कभी बचपन में, अब भूल भुला गया। कॉलेज की दिनों की कोई कविता याद आ जाए तो भी याद एकदम नहीं। अब तो कविता विता सब, कवि आदमी होता है युवा अवस्था में, अब जो जीवन जी। भर लिखते हैं वो तो लक्ष्मी जैसे युवा होते हैं, आप जैसी युवा होती है। मुझे याद आती है एक कविता है, कविता रेत में तड़पती एक मछली है। कविता रेत में तड़पती एक मछली है जो सरोवर की आस्था को जन्म देना चाहती है। क्या बात। और मुझे एक पंक्ति जैसे ना, मैं बहुत चिढ़ता था पंत जी की कविता पढ़ के, कौन सी, मैंने छुटपन में पैसों के पेड़ बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ हो गए। तो मैं सोचता था ये पैसे क्यों बोते हैं, भगत सिंह तो बंदूक बोता था, ये पैसे बोते रहते हैं, क्या पूरी बात। कोर्ट में पढ़ाना पड़ता है। तो फिर मेरी एक अद्भुत पंक्ति है, सुनिएगा, भूल गए शायद, भूल गए शायद खेतों में किरचे जो बोई थी तुमने, देर से ही सही मगर हवाईने उगाए हैं, तुम अपना चेहरा कहाँ छुपाओ। क्या बात। क्या बात। क्या बात।
वो जो है ना, ये जो है ना, ये ऐसी वो पाश की है कि हम उगाएंगे घास पे किए धरे की तरह, वो विदेशी कविता के लोग कहते हैं, लोरका ने भी लिखी, लेकिन मैंने बहुत बचपन में लिखी थी। वो आम की गुठली नहीं होती, उस पे जी जी चूस लो हमें आम की तरह। अब ये कोई पंक्ति है लेकिन बहुत मजेदार लगेगी आपको, देखना। चूस लो हमें जी। आम की तरह और फेंक दो गुठलियों की तरह किसी कचरे के ढेर पर। हाँ जरा हाँ हाँ। सुनना, क्या? चूस लो हमें आम की तरह, फेंक दो किसी गुठली की तरह आम के ढेर, कचरों के ढेर पर, लेकिन हमारी गुठली वहां भी घिसेगी। आपको याद है बच्चे पुंगी बजाते हो गुठली घिस के, हाँ, तो जी जी हमारे जी जी हमें घिस देना, हमें मार देना, मगर हमारी आवाज वहां भी बजेगी तुम्हारे खिलाफ। हाँ हाँ हाँ, हाँ, क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत कविता। ऐसी कविताएं लिखता था, फिर बंद कर दी, नहीं तो लोग पकड़ के मारते। कविता लिखते हो कि कदर क्या करते हो। ऐसी अच्छी कविताओं की तो बहुत जरूरत है अरे आज नहीं, वो के मेरे को समय रामाधार त्यागी की पंक्ति आती है याद, अब गीत नहीं मैं आग लिखूंगा कुछ दिन की, सुनो साथियों अब गीत नहीं मैं आग लिखूंगा। तो मेरे को पकड़ के एक बार मेरी फिजिक्स की प्रोफेसर ने कहा, तू बहुत आग मूदता रहता है क्लास में, ये आग आग लिखना छोड़, फिजिक्स पढ़ा कर। तो मैंने कहा मैं तो गीत नहीं मैं आग लिखूंगा। तो ये जो है ना, ये आग लिखने ने मेरे को बहुत तकलीफ दी है। आग खाना, आग लिखना, आग जलाना। अब तो भैया शांति से जीवन जी लूं, बहुत हो गया, पूरी जीवन आग में तपा हूं, भट्टी में तपा हूं। अब कितना जी। रूप निकला मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, भर्तृहरि ने कहा ना भाभी इससे समाप्त करूंगा। भर्तृहरि का एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि मुझे इस बात का दुख नहीं, सोना कहता स्वर्ण गोल्ड, कि आप मुझे लोहे से पीटते हैं, इससे तो मेरा आकार बनता है। मुझे इसका भी क्या दुख नहीं कि मुझे तुम आग में भट्टी में तपाते हो, इससे मेरा रूप रंग निखरता है। मेरा सारा दुख इस बात का है कि तुम मुझे रत्ती से तोलते हो। क्या सोने बात। को रत्ती से तोलते हैं ना, 2 रत्ती का 5 रत्ती का, मुझे लोगों ने रत्ती से तोला, वो दुख रहा और कुछ नहीं। बिल्कुल आपके ये दुख जो है ना बिल्कुल खत्म होगा और आपको बिल्कुल सोने से ही तौला जाएगा, रत्ती से नहीं तौला जाएगा, अब क्योंकि ना तोले आपने भक्त, इतना तो कहते हैं, किया भगत है। सिंह आजाद की कदर कर ले देश तो हमारी कदर अपने आप हो जाएगी। मैंने बेटे से कह रखा, देख हम न रहेंगे 2047 में, तो मैं जीवित नहीं रहूंगा जब देश 100वीं सालगिरह मनाएगा, पर तब लिख, याद रख ले बेटा, लिख लेना, मेरा लिखा ही लोगों को याद आएगा। करें कि आप बहुत लंबी आयु जिए और स्वस्थ रहें, और ये जो आग आग आपके भीतर है ये निश्चित रूप से आग भी उसी के भीतर होती है, जो कहीं ना कहीं जो हमारी स्थितियां हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, हम जब उससे परेशान होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भीतर आग पैदा होती है। और ये आग जली रहे और हम सबके भीतर ये आग जली रहे तो ही कुछ हो सकता है, वो तभी जो कुछ दुष्यंत सार्थक ने कहा ना, दुष्यंत ने कहा हो कहीं भी आग, मगर आग जलना चाहिए। आग। तो ये आग जो है वो बुझनी नहीं चाहिए, ये हम सबके भीतर, बल्कि जहाँ नहीं जल रही हो वहां भी जलनी चाहिए, सबके भीतर। और काश ऐसा हो कि सबके भीतर ही आग जले। तो बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं मृदुला टंडन जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो पटल पर आए और धन्यवाद है ज्ञापित करें। मृदुला टंडन जी भी बहुत काम करती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। मृदुला टंडन जी आप पटल पर उपस्थित मैंने हो। आपसे सुना और आज उनसे बात करके पाया कि वो सचमुच बड़ी स्नेहमयी है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ममता जी आपका, बिकॉज आपने पूरा संभाला इस कार्यक्रम को। व्यास जी आपका, क्योंकि आप जैसा व्यक्तित्व अगर सामने आता है और लोगों को अपने संस्मरण दिखाता है, बातें करता है, सच में एक ऊर्जा आती है लोगों में कि हम भी ऐसा बन सकते हैं। कहाँ आप कहते हैं महलों में रहने वाले झोपड़पट्टी में आके रहने लग गए, अपने बूते पे सब कुछ कायम किया और इतना करा, और शहीदों को ऊपर कितना रिसर्च, कितनी बातें, भगत सिंह को जोड़ना अपने सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत अद्भुत। हम बहुत आभार मानते हैं ममता आपका। ममता जी जब कह रही थी ना कविता सुनाओ, तो मुझे अंदर से बालकवि बैरागी की एक कविता याद आई थी। बालकवि सुनाइए। दादा ने लिखा है, जब वो दिवाली पे बधाई भेजते थे हर साल, तो उन्होंने मुझे एक बार भेजा, जब सूरज हो कुछ मरा मरा और जब डरा डरा हो उजियारा, चैतन्य नहीं हो चिंगारी और बुझा बुझा हो अंगारा, तो क्या समझो बात, शिविर चलता है कहीं कोई गुप्त अंधेरे का। जब क्या सूरज बात, हो मरा मरा, जब बुझा बुझा हो अंगारा, चैतन्य नहीं हो चिंगारी और बुझा बुझा हो अंगारा, तो समझो शिविर चलता है कहीं कोई गुप्त अंधेरे का।
संभवत अमावस घोट रही है कंठ सुजान सवेरे का, तब जिनने क्या माँ बात का दूध पिया हो वे ही आगे आते हैं, वे सूरज बेशक बन न सके लेकिन मशाल बन जाते हैं। क्या बात, ये क्या बात, बालकवि बैरागी है ये। हाँ, क्या उनकी बात, पंक्ति। क्या बात। क्या बात। हर धन्यवाद। तरह से आपने हमारे दर्शकों को बांध के रखा और हम सबको वो सब सोचने पे मजबूर किया। दुष्यंत की लाइनें हैं जो आपने कही, उसके बाद एक लाइन उन्हीं की कि हो गई है पीर हिमालय सी पिघलनी चाहिए। तो सच में इस कोविड काल में इस पीर को पिघलाने का यही तरीका है कि हम लोग कुछ बातें साझा करें, कुछ आप लोगों से प्रेरणा लें। थैंक यू सो मच सब दर्शकों को। आपका भी मौका दिया मुझे मेरे प्रियजनों से मिलने का, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर व्यास जी कि आपने इस अनुरोध को स्वीकार किया और आप आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हम सब के साथ साझा की और हमारी पीढ़ी को, जो आज की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, तक ये बातें जरूर पहुंचनी चाहिए क्योंकि पढ़ना लिखना तो आजकल कोई चाहता नहीं है और जो कुछ है भी तो वो सिर्फ कोर्स तक और उसके अलावा वो इतर उससे कुछ पढ़ते नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की वार्ताएं हो, इस तरह की जो बातचीत हो वो होती रहे और उन तक ये बातें पहुंचती रहे इस माध्यम से, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके जहन में रह जाएगा। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपका भी, दोनों का आभार, खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। आपका भी।